2001 में अमेरिका पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 9/11 का वो हमला जिसके पीछे जो नाम था वो नाम था ओसामा बिन लादेन का, जिसने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा था। वो कहां पर बैठकर आतंक मचाने का प्लान बनाता था ये कोई भी नहीं जानता था। फिर शुरुआत हुई सबसे बड़ी तलाश की जो 10 साल तक चली। फिर करीब 10 साल तक ढूंढने के बाद अमेरिका ने अपने सीक्रेट मिशन के दौरान पाकिस्तान में घुसकर उसे मार गिराया। कहने में ये 10 साल बहुत ही छोटे लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इन 10 सालों में अमेरिका ने और ओसामा बिन लादेन ने क्या क्या किया। आइए जानते हैं इस मिशन की सच्ची कहानी, डॉक्यूमेंट्स, असली फुटेज और उन लोगों की जुबानी जो इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। बात है सितंबर 11, 2001 की और समय था सुबह 8:46। अमेरिकी लोग हर रोज की तरह अपने काम धंधे में लगे हुए थे, लेकिन तभी एक बड़ा सा प्लेन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, जिसके कारण उस बिल्डिंग में जोरदार धमाका हो जाता है। ये है माइकल मोराल, जो कि 4 जनवरी 2001 से लेकर 4 जनवरी 2002 तक अमेरिकी राष्ट्रपति के डेली इंटेलिजेंस ब्रीफर थे। ये हफ्ते में 6 दिन उनको ब्रीफ किया करते थे। वो दुनिया में चाहे जहां भी हो, माइकल हमेशा उनके ही साथ होते थे। जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एक स्कूल में बच्चों को संबोधित करने के लिए गए हुए थे। उस दिन भी माइकल प्रेसिडेंट के साथ ही थे। इस घटना के बारे में माइकल और प्रेसिडेंट को पता चल गया था, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये कोई छोटा मोटा प्लेन होगा। फिर माइकल ने CIA ऑपरेशन सेंटर में कॉल की और उन्होंने बताया कि ये एक बहुत बड़ा कमर्शियल प्लेन था। ये है कोफर ब्लैक, जो कि CIA के काउंटर टेररिज्म डायरेक्टर हैं। कोफर बताते हैं कि जब वो अटैक हुआ तो मुझे उसके बारे में पता चल गया। तभी मेरे पास एक ऑफिसर का फोन आया। वो बोले कि मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे वाले टावर में हूँ। अभी मेरे सामने ही एक कमर्शियल जहाज दूसरे टावर से टकरा गया। उस समय मैं जहाज को ही देख रहा था और मुझे लगता है कि पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया है। हम यहाँ फंस गए हैं और मैं अब अपनी पोजीशन छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। तभी 9:03 पर एक और जहाज आता है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर के साथ टकरा जाता है। ऐसा होते ही चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। जब ये बात प्रेसिडेंट को पता चली कि एक और जहाज टकराया है तो वो समझ गए कि अमेरिका पर हमला हुआ है। कुछ पल तक प्रेसिडेंट वहीं पर बैठे रहे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। वो परेशान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाल कर रखा हुआ था, क्योंकि वो बच्चों को डराना नहीं चाहते थे। अब 9:16 पर आसमान से एक और जहाज ने अपनी दिशा बदल ली। फिर सब लोग उसके बारे में पता लगाने में जुट गए। ऐसा माना जा रहा था कि वो प्लेन हाईजैक हो गया है, यानी जल्दी ही एक और अटैक होगा, और वो भी वॉशिंगटन में, क्योंकि वो जहाज वॉशिंगटन की तरफ ही जा रहा था। तभी सिंडी स्टारर, जो कि CIA हेडक्वार्टर में एनालिस्ट थी, बताती है कि हमें लगा कि वो जहाज CIA हेडक्वार्टर पर हमला करेगा और हम सब ही मारे जाएंगे। तभी 9:36 पर पेंटागन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर पर भी एक हमला हो जाता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि पेंटागन पर हमला हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक मजबूत किला है। उस समय नेवी एक्शन ऑफिसर केविन शेफर पेंटागन बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद थे। वो बताते हैं कि पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और बिल्डिंग के टूटे हुए एक बड़े हिस्से से मैंने खुद को बाहर निकाला। मेरा आधा शरीर जल चुका था और इतना धुआं अंदर जा चुका था कि मैं मरते मरते बचा। अफसोस मेरी ब्रांच में सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। माइकल बताते हैं कि इस समय प्रेसिडेंट ही आतंकवादियों का निशाना थे। सीक्रेट सर्विस ने कहा कि आप लोगों का वाशिंगटन लौटना सुरक्षित नहीं है। अब हमें भी नहीं पता था कि हम जाने कहां वाले हैं। अब हमें उड़ान भरनी थी, लेकिन किसी ने व्हाइट हाउस में फोन करके बताया कि हमारे प्लेन एयरफोर्स 1 में बॉम्ब है। जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सीक्रेट सर्विस के हथियारबंद ऑफिसर्स एयरफोर्स 1 को घेरे हुए थे। प्लेन की तलाशी लेने के बाद वो सब लोगों की तलाशी ले रहे थे। फिर सब कुछ ठीक था और प्लेन ने उड़ान भरी। हम लोग काफी समय तक गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर ही उड़ने वाले थे। मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो वहां हमारे प्लेन के साथ साथ कुछ फाइटर जेट भी उड़ रहे थे। अगर कोई हमारे प्लेन की तरफ मिसाइल दागता तो उन फाइटर जेट को खुद को उस मिसाइल और प्रेसिडेंट के प्लेन के बीच में लेकर आना था। सिंडी बताती है कि सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन अभी भी एक प्लेन ऐसा था जिसका पता नहीं चल रहा था। उस प्लेन ने हवा में ही यू टर्न ले लिया था, यानी अब एक और प्लेन हाईजैक हो गया था। अब चारों तरफ अफड़ा तफड़ी मच गई थी, लेकिन कमाल की बात यह थी कि फ्लाइट 93 के यात्री ये नहीं चाहते थे कि वो प्लेन हाईजैक हो।
इसलिए उन्होंने आतंकवादियों पर हमला कर दिया और कॉकपिट में जाकर हाइजैकर्स के साथ उनकी हाथापाई हो गई। उन्होंने उस प्लेन को अमेरिका की राजधानी पर हमला करने से रोक दिया और वहां से काफी दूर उस प्लेन को क्रैश करवा दिया। अब समय हो चुका था 10:04। एयरफोर्स 1 के सभी ऑफिसर्स प्लेन में टीवी देख रहे थे। तभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक टावर धमाका होने की वजह से गिर जाता है। अब CIA की टीम ये पता लगाने में जुट जाती है कि ये काम किसका है। फिर उन्होंने फ्लाइट मैनिफेस्टो हासिल कर लिया जिसमें लिखा होता है कि फ्लाइट में कौन कौन था। फिर उन्होंने कुछ ऐसे संदिग्धों के बारे में पता लगाया जिन पर आतंकवादी संगठनों के साथ मिले होने का शक था। फिर एक ऑफिसर भागता हुआ CIA डिप्टी हेडक्वार्टर के पास गया और बोला कि मेरे पास प्लेन का मैनिफेस्ट है। इस मैनिफेस्ट में एक नाम ऐसा था जिस पर अलकायदा के साथ जुड़े होने का शक था। अब सब लोग जानते थे कि वो आतंकवादी समूह जिसका नाम अलकायदा है अमेरिका पर हमला करने का पक्का इरादा रखते हैं। फिर किसी को भी समझने में देर नहीं लगी कि ये काम ओसामा बिन लादेन का था। फिर ये बात प्रेसिडेंट को भी बता दी गई। फिर प्रेसिडेंट ने कहा कि पूरी दुनिया के साथ मिलकर एक संगठन बनाओ, हम उसे मिलकर ढूंढेंगे और खत्म कर देंगे। और फिर इस पर काम शुरू हो गया। 9/11 के हमले से 8 साल पहले यानी कि 1993 में CIA की महिला ऑफिसर्स का एक ग्रुप ओसामा बिन लादेन पर रिसर्च कर रही थी। जब उन्हें पहली बार ओसामा बिन लादेन की जानकारी मिली तो उन्हें पता चला कि वो सऊदी अरब के एक धनी और प्रभावशाली फैमिली से बिलोंग करता है। 1980 के दशक में वो सोवियत संघ का विरोध कर रहे अफगानी लड़ाकों का मददगार बना। उन दिनों अफगानिस्तान के लड़ाके गुफाओं में छिपकर खुद को सोवियत संघ से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका भी सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहा था, इसलिए उनको लग रहा था कि अफगान लड़ाके अच्छा काम कर रहे हैं। उस समय अमेरिका ने करोड़ों डॉलर देकर उनकी हेल्प भी करी थी। फिर एक समय ऐसा आया जब दूसरे देशों में सोवियत संघ के फौजियों का दखल बंद हो गया। ये सब होने के बाद लादेन का हौसला और भी बढ़ गया। अब उसे लगने लगा कि वो अकेला ही मिडिल ईस्ट के सभी देशों का तख्ता पलट सकता है। अब वो एक नया इस्लामिक साम्राज्य खड़ा करना चाहता था और उन पर से पश्चिमी देशों की दखलंदाजी बिल्कुल ही खत्म करना चाहता था। लादेन को इस बात से नफरत थी कि अमेरिका मुस्लिम देशों में दखल देकर अपने ही नेता खड़े कर रहा था। लादेन का मानना था कि अमेरिका गलत चीजों का समर्थन करता है, जैसे कि उदारवादी लोकतंत्र, धार्मिक नहीं होने की छूट और समाज में महिलाओं की बराबरी की भूमिका। ये सब चीजें लादेन के कट्टरवादी समूह की विचारधारा के खिलाफ थी। इसलिए उन्होंने एक बैठक बुलाई और उसमें अलकायदा का गठन हुआ। लेकिन अमेरिका को भी लादेन की हर बात की खबर थी। उन्हें पता था कि लादेन सोवियत संघ के खिलाफ ट्रेनिंग कैंप चला रहा है, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उसने उस कैंप को दूसरे देशों में जाकर हमला करने वाले उग्रवादियों का कैंप बना दिया। अमेरिका को ये तो पता था कि ये सब आतंकवादी हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ये लोग किस हद तक जाकर अमेरिका पर हमला कर सकते हैं। 1992 में यमन में अमेरिकी फौजियों पर एक हमला हुआ था। जांच करने पर पता चला कि उसमें ओसामा बिन लादेन भी शामिल था। तब जाकर उन्हें पता चला कि लादेन का टारगेट अमेरिका है। फिर 1995 में सऊदी अरब में भी एक हमला हुआ जिसमें 4 अमरीकी मारे गए। CIA से एक नाम बार बार सामने आ रहा था और वो नाम था ओसामा बिन लादेन का। फिर 1998 में कीनिया और तंजानिया में अमरीकी दूतावास पर हमला हुआ जिसमें 210 लोग मारे गए। ये अमरीकी विरोधी आतंकवाद की सबसे बड़ी हरकत थी। अब धीरे धीरे देश भर से खबरें आने लगी जिसमें हर आतंकी हमले के पीछे ओसामा बिन लादेन का ही हाथ बताया जा रहा था। ये आतंकवाद की नई तरह की शुरुआत थी। CIA ऑफिसर्स बताते हैं कि 9/11 के हमले से पहले हमारे पास बहुत सी रिपोर्ट्स आई थी कि अलकायदा से अमेरिका को खतरा है। इतनी सारी रिपोर्ट्स हमारे पास पहले कभी नहीं आई। हमें अंदाजा तो था कि कोई बड़ी घटना होने वाली है, लेकिन वो घटना क्या थी ये हम सोच ही नहीं पाए। हमें एक खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि ओसामा के नेटवर्क के लोग अपनी फैमिली को फोन करके उन्हें अलविदा कह रहे थे। इसका मतलब ये था कि कोई बहुत ही गंभीर घटना होने वाली थी। हम अफगानिस्तान में जिन लोगों पर नजर रखे हुए थे वो लोग कैंप्स छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि ओसामा ने खुलेआम कह दिया था कि सब लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। दरअसल वो कयामत की बात कर रहा था। हमें आशंका थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के ठिकानों और व्हाइट हाउस पर हमला हो सकता है, लेकिन ये आतंकवादी हमला करने का नया ही तरीका सोच रहे थे। कोफर बताते हैं कि एक बार मैं अलकायदा यूनिट के हेड के पास गया था। वहाँ हर तरफ कागज ही कागज बिखरे हुए थे और दीवारें भी कागजों से भरी पड़ी थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये किस तरह के कागज हैं। उन्होंने बताया कि कोई बड़ी तबाही होने वाली है। अब हजारों अमरीकी मारे जाएंगे।
ये सब कागज वैसी ही घटनाओं की ब्रीफिंग और रिपोर्ट्स हैं जो हमने तैयार की है, लेकिन उन रिपोर्ट्स में ये साफ नहीं था कि वो हमला कब, कहां और कैसे होगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, यानी कि 9/11/2001 सुबह 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दूसरा टावर भी ढह जाता है। अब सभी ऑफिसर्स इस घटना का जिम्मेदार खुद को ही समझते थे। माइकल बताता है कि उस रात जब मैं अपने घर गया तो रास्ते में अपनी कार में बैठकर मैं खूब रोया, क्योंकि ये सब हमले रोकना हमारा काम था और हम इसमें नाकामयाब हो गए। 9/11 के हमले के बाद ओसामा बिन लादेन का बयान आया कि अमेरिका पर खुदा का कहर टूट गया है। उनकी सबसे ऊंची 2 इमारतें टूट गई हैं, जिनके कारण हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अब सारी दुनिया जानती थी कि माहौल अब पहले जैसा नहीं रहेगा, इसका बदला लिया जाएगा। सब जानते थे कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने ओसामा बिन लादेन को सुरक्षित ठिकाने दे रखे हैं। फिर अमेरिका ने तालिबानियों को चेतावनी दी कि ओसामा को हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, लेकिन वो नहीं माने। फिर 9/11 हमले के 4 दिन बाद यानी कि 15 सितंबर 2001 को प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने अपनी वार कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई। फिर प्रेसिडेंट ने वहां सभी को बताया कि हम पता लगा लेंगे कि ये काम किसने किया है और फिर हम उन सब को उनके बिलों से खींच कर लाएंगे और उनको इस हमले की सजा देंगे। फिर प्रेसिडेंट ने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से पूछा कि हम कब तक अफगानिस्तान पर हमला कर सकते हैं। फिर उन्होंने जवाब दिया लगभग 6 महीने तक। काउंटर टेररिज्म के चीफ कोफर ब्लैक उस समय पीछे बैठे हुए थे क्योंकि आगे जगह नहीं थी। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट की तरफ देखा और कहा कि अगर आप ये काम मुझे करने दें तो मैं वादा करता हूं कि 6 हफ्तों के अंदर उनकी लाश के ऊपर मक्खियां भिन भिनाएंगी। फिर जॉर्ज बुश बोले, यही तो मैं चाहता था कोफर ब्लैक, अब से तुम इस केस के इंचार्ज हो। फिर कोफर ब्लैक ने गैरी बेर्नेटसन के पास फोन किया और बताया कि हम अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए जा रहे हैं और उसके ज्यादातर हिस्सों की अगुवाई करने के लिए तुम्हारा नाम पेश किया गया है। फिर गैरी ने जब ये बात अपने घर पर बताई तो उसकी वाइफ ने कहा कि ये काम तुम किसी और को करने दो, तुम वहां नहीं जाओगे। लेकिन गैरी ने कहा कि देश की इज्जत का सवाल है, मैं वहां जाऊंगा। फिर 16 सितंबर 2001 को फौज की जिम्मेदारी संभालने का मौका हेनरी क्रम्पटन को दिया गया। उन्होंने इस मिशन का कोड नेम रखा जाब्रेकर। अब CIA की किसी भी टीम में 8 से ज्यादा लोग नहीं थे और उनके पास कुल 13 टीम थी। कोफर ने उनको ऑर्डर दिया कि हमें ओसामा बिन लादेन का सिर चाहिए, वो भी ड्राई आइस में रखकर, क्योंकि हम वो सिर प्रेसिडेंट को भेंट करेंगे। CIA की एक टीम ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में जुटी थी, क्योंकि हर बार उसकी बैकग्राउंड नई हुआ करती थी और बैकग्राउंड से ही वो लोग अंदाजा लगाने की कोशिश करते थे कि इस समय वो कहां होगा। ओसामा बिन लादेन के हर बयान के ऊपर एनालिसिस होती थी। अब उसके खिलाफ खुली जंग शुरू हो गई थी। फिर 9/11 के हमले के करीब 15 दिन बाद CIA के 10 लोग हेलीकॉप्टर में वहां पहुंचे। फिर उन्होंने तालिबान के कुछ लीडर्स के साथ मीटिंग तय की, लेकिन तालिबानी भी अलकायदा की तरह पश्चिमी देशों से नफरत किया करते थे और उन्होंने ही अलकायदा को छुपाने की जगह दी थी। अब अलकायदा से पहले अमरीकियों को तालिबानियों से निपटना था। जिस दिन उनकी मीटिंग होनी थी उस दिन गैरी ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि अगर अफगानियों ने सहयोग किया तो ठीक, उनके साथ सौदा कर लेना, वरना उनको मार डालना या फिर अगवा कर लेना। फिर जब अमरीकियों ने उनसे पूछा कि ओसामा बिन लादेन कहाँ है, तो अफगानियों ने कहा कौन ओसामा, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर अमरीकियों ने उनके हाथ पांव बांधकर और उनका मुंह ढककर उन्हें ट्रक में डालकर वहां से निकल पड़े। नवंबर की शुरुआत तक पूरे अफगानिस्तान में लगभग 410 अमरीकी फौजी तैनात थे, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। अब अमरीकियों के खिलाफ लड़ने के लिए मिडल ईस्ट का हर जिहादी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वहां कई किलोमीटर लंबे जाम लग गए थे। अमरीकी सैनिकों के पास बहुत ही सीमित साधन थे, लेकिन उनके पास हवाई ताकत थी। अब CIA की टीम नॉर्डर्न अलायंस के साथ काम कर रही थी और वो दुश्मनों के इलाके में अपने सोर्सेज भेज रहे थे। GPS से लैस लोग जो इमारतों के पास जाकर पता लगाते थे और तालिबानियों का ठिकाना होने पर उस जगह को मार कर देते थे। फिर तालिबानियों के उन अड्डों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। अब जो कुछ भी तालिबानियों के साथ हो रहा था, ये सब उनकी समझ से परे था कि आखिर ये अमरीकी उनके ठिकानों का पता कैसे लगाते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा के 95% लोग पूर्वी हिस्से में रहा करते थे। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान के बंदों को ही पहाड़ों की चोटियों पर तैनात कर दिया था ताकि वो ओसामा बिन लादेन का पता लगा सकें। फिर उन्हें पता चला कि ओसामा काबुल में है
फिर अमेरिकियों ने काबुल पर हमला करने का प्लान बनाया, क्योंकि इस समय अमेरिकी काबुल से थोड़ी ही दूर सोमाली प्लेन में थे। फिर स्पेशल फोर्स की टीम ने CIA टीम को ज्वाइन किया। अब हमारे साथ नॉर्दर्न अलायंस के 5000 लड़ाके और भी थे, लेकिन हमारा सामना तालिबान और अलकायदा के 15,000 लोगों के साथ था। वो हमारे मुकाबले 3 गुना ज्यादा थे। फिर हमने एयरफोर्स से हेल्प मांगी और 9 तारीख तय की। एयरफोर्स से हेल्प मांगने के बाद नॉर्दर्न अलायंस भी हमले के लिए तैयार हो गई। दूसरी तरफ शाम होते ही हजारों पिकअप गाड़ियां, जिनमें हर एक गाड़ी में 8 लोग बैठे हुए थे, वो शहर से निकलकर ऐसी जगह पर जमा हो रहे थे जहां से वो अमेरिकियों और नॉर्दर्न अलायंस पर हमला कर सके। उनका इरादा उन सभी को मार डालने का था। उनके पास बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन हमारे पास एयरफोर्स थी, जो कि उनके पास नहीं थी। अब हमारे लोग लड़ने के लिए एक कतार में खड़े हो गए, लेकिन हमारी एयरफोर्स नहीं आई। फिर कुछ ही देर में दोनों तरफ से ही गोलीबारी शुरू हो गई। तालिबानी लोग बंकर्स में थे। हमारे लोगों के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। हम एकदम खुले में थे। कोफर बताते हैं कि फिर मुझे एयरफोर्स को मैसेज भेजना पड़ा। मुझे पता चला कि वो लोग अभी हजारों मील दूर हैं। फिर मैंने अपने आदमियों को कहा, किसी को भी सरेंडर करने की इजाजत नहीं है। अगर पकड़े जाने वाले हो तो आखिरी गोली मार लेना, वरना अलकायदा वाले तुम लोगों को पकड़कर तुम्हें टॉर्चर करेंगे और फिर तुम्हारी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में भेजेंगे। इससे तुम्हें और हमें बहुत तकलीफ होगी। लेकिन कुछ ही देर बाद एयरफोर्स का हमला शुरू हो गया। हमारे B-52 विमान उनके मोर्चों पर बम गिरा रहे थे। तालिबान के ठिकाने अमेरिकी एयर पावर को नहीं झेल पाए। फिर वो एक एक करके अपने मोर्चे छोड़कर भागने लगे। फिर नॉर्दर्न अलायंस ने उनके मोर्चों पर कब्जा कर लिया। एयरफोर्स ने तालिबानियों और अलकायदा पर 400 से ज्यादा बॉम्ब गिराए। कमांडर का दावा था कि उन्होंने 2 दिनों में लगभग 1000 लड़ाकों को मार गिराया। अब तालिबानियों ने खुद ही शहर को खाली करना शुरू कर दिया था। व्हाइट हाउस से हमारे पास ऑर्डर आया कि हम शहर से 5 मील पहले ही रुक जाएं, लेकिन हमने वो ऑर्डर फॉलो नहीं किए। फिर हम काबुल में पहुंच गए। अब तालिबान विरोधी गुटों ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। तालिबान के अचानक वहां से भाग जाने पर वहां के लोग खुशी मना रहे थे। अब वो लोग अमेरिकी फौजियों को कबूल कर रहे थे, उन्हें चीयर्स कर रहे थे। अब लोगों ने तालिबानियों को पकड़कर उन्हें पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। अब काबुल हमारे कब्जे में था और कोई भी अमेरिकी सैनिक मारा नहीं गया था। हमने सिर्फ 300 अमेरिकी फौजियों को भेजकर तालिबान को धूल चटा दी थी। हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन हमारे इस हमले के कारण काबुल के कुछ आम लोग भी मारे गए। हमारी जंग का तीसरा हफ्ता विवादों के साथ शुरू हुआ। अब काबुल की सड़कों पर पड़ी लाशों से ये सवाल उठने लगे कि अमेरिका के हमले कितने सटीक हैं। गलत जगह गिरे बॉम्ब्स के कारण कई घर तबाह हो गए और बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन अमेरिका की नजर में उन खबरों की कोई अहमियत नहीं थी। कराए गए पोल्स के मुताबिक करीब 66% लोग इस अमेरिकी हमले के हिमायती थे। उनका मानना था कि अमेरिका ने जो किया सही किया। अब अफगानिस्तान के आम लोगों की मौत को दबा दिया गया, क्योंकि अमेरिका के लोग उस समय तक हजारों अमेरिकन की मौत से जूझ रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी को मारकर आतंकवाद को रोका जा सकता है? नहीं, इससे आतंकवाद और ज्यादा पनपता है। लेकिन अमेरिका ऐसे मामलों में ऐसे ही रिएक्ट करता है। अब 2 दिसंबर 2001 तक अफगानिस्तान के सभी बड़े शहरों पर अमेरिका का कब्जा हो गया था। अब अलकायदा की वहां पर कोई पकड़ नहीं रही। उन्होंने अलकायदा को चाहे वहां से खदेड़ दिया हो, लेकिन ओसामा बिन लादेन का सर लाना अभी बाकी था, क्योंकि वो वहां से भाग गया था। लेकिन हमारे हाथ उसका एक रेडियो लग गया और हमारे पास उसकी आवाज पहचानने वाला एक एक्सपर्ट भी था। तभी उन्हें ओसामा बिन लादेन की आवाज सुनाई दी, जो कि अपने आदमियों को कह रहा था कि मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ और ये सारी गलती मेरी थी। उस रेडियो की रेंज बहुत ही कम थी, जिसके कारण हमें पता चल गया कि लादेन यहीं कहीं है। दरअसल वो अपने आदमियों के साथ आसपास की पहाड़ियों में ही छुपा हुआ था। फिर हमारी 10 आदमियों की टीम अफगानियों के साथ उन पहाड़ों पर चढ़ने लगी। उनमें से एक गधे के ऊपर RPG लगा हुआ था। फिर आधे दिन की चढ़ाई चढ़ने के बाद RPG का एक गोला फट गया और उस गधे के परखच्चे उड़ गए। उसके साथ कुछ अफगान लोग भी मारे गए। अब हमें नीचे आकर उनको दफनाना था और फिर वापिस से ऊपर जाना था। फिर हमारे फौजी उनको दफनाने के बाद वापिस ऊपर आ गए और उस जगह पर पहुंच गए जहां से पूरे पहाड़ पर नजर रखी जा सकती थी। फिर हमारे फौजियों ने देख लिया, लादेन के पास करीब 1000 लोग थे और उनके पास टैंक भी थे। टेंशन की बात यह थी कि अगर लादेन को हमारे बारे में पता चल गया तो हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे।
क्योंकि हम उनके सामने मुट्ठी भर लोग थे और हमें उनसे लड़ने के लिए करीब 800 लोगों की बटालियन चाहिए थी। फिर हमने प्रेसिडेंट तक ये बात पहुंचाई कि हमें पहाड़ों में और मरीन्स की जरूरत है, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने जवाब दिया कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये CIA का ऑपरेशन है। फिर CIA ने फैसला लिया कि हम उस जगह पर बॉम्ब गिराएंगे और ये ऑर्डर उनके पास प्रेसिडेंट की तरफ से आया था। अब उनके पास जो कुछ भी था उन्हें उसी से काम चलाना था। अब दिन था 9 दिसंबर 2001 का। पहाड़ पर CIA के सिर्फ 4 जवान थे और दूसरी तरफ कम से कम 1000 लोग। अब अगर अमेरिकन उनको अभी खत्म नहीं करते तो उनमें से हर एक आतंकवादी किसी दूसरे देश में जाकर जहाज को इमारतों से टकराने वाला बन सकता था। अब उन चारों फौजियों में से एक कॉम्बैट कंट्रोलर था जो मोर्चे से हवाई हमले के निर्देश देते हैं। फिर उसने जैसे ही खबर भेजी तो अमेरिका के कुछ लड़ाकू विमान वहां से युद्ध के लिए निकल पड़े। उन 4 अमेरिकन ने वहां 56 घंटे तक हवाई हमला करवाया। ये दूसरे वर्ल्ड वार के बाद सबसे ज्यादा बमबारी थी। अमेरिका की फौज ने हर तरह के विमान में उन पर हमला किया। उस समय अमेरिकियों के पास सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लू 82 भी था। फिर सैनिकों ने जहाज के पीछे से उसे भी गिरा दिया, जिसके कारण इतना बड़ा धमाका हुआ कि चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब हमें पता लगाना था कि ओसामा बिन लादेन मर गया है या नहीं। अगर मर गया है तो हमें उसका कोई न कोई सबूत तो अपने साथ लेकर जाना ही था, ताकि हम उसका DNA टेस्ट करवा सकें। फिर हमारे कुछ लोग उनका DNA लाने के लिए नीचे गए। अब अमेरिकन को लग रहा था कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मार डाला। टीवी में भी यही न्यूज दिखाई जाने लगी कि ओसामा बिन लादेन मारा गया और अलकायदा का आखिरी ठिकाना भी डिस्ट्रॉय हो गया। अब वहां के स्थानीय लोग ओसामा की मौत पर खुश थे, लेकिन टेंशन की बात यह थी कि अब तक ओसामा की मौत का कोई भी सबूत नहीं मिला था। फिर 18 अप्रैल 2002 को ओसामा बिन लादेन फिर से टीवी पर दिखाई दिया। उसने टीवी पर इंटरव्यू दिया कि हमने बहुत सारे अमेरिकियों को मारा और उनकी कई इमारतें भी गिरा दी। अब उसने अपने आदमियों को पूरी दुनिया में फैला दिया था। अब वो मौका ढूंढ रहा था कि अगला 9/11 कहां करे। अब अलकायदा फिर से ताकतवर हो रहा था और अब उनके आतंकवादी हमले फिर से दुनिया भर में शुरू हो गए। ये है जॉन मिलर, जो कि एक पत्रकार है। ये बताते हैं कि मैं 1998 में इस्लामाबाद गया था। पहले हमें फ्लाइट के द्वारा और फिर बस में और फिर पिकअप ट्रक के द्वारा ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां सड़कें नहीं थी, और फिर वो लोग मुझे एक पहाड़ के ऊपर ले गए। फिर वो सभी लोग आसमान की तरफ राइफल करके गोलियां चलाने लगे। तभी एक छोटा सा लड़का हाथ में AK-47 लिए मेरे कान के पास गोलियां चलाने लगा। मैंने उसकी गन दूर कर दी, लेकिन फिर भी वो गन को मेरे पास ले आया और पूरी मैगजीन खाली कर दी। वो ओसामा बिन लादेन का बेटा था। तभी एक फाइटर ने मुझे कहा कि ओसामा बिन लादेन आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उन्हें ट्रांसलेट नहीं करने देंगे। जॉन ने पूछा तो फिर मैं और सवाल कैसे करूंगा। उसने कहा कि उसके बाद कोई सवाल नहीं होगा। फिर इंटरव्यू शुरू हुआ और मैं उससे सवाल पूछने लगा। फिर मेरा पहला सवाल था कि आपने पैसिफिक रूट पर पैसेंजर से भरे हुए विमान को टारगेट करने के लिए पैसे दिए थे, और क्या आप ही ने मनीला में पोप की हत्या करवाई। फिर उन्होंने अपनी ही भाषा में बोलना शुरू किया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं बैठा बैठा सिर हिलाता रहा। फिर मैंने अपने फिक्सर से पूछा कि उन्होंने क्या कहा। उसने कहा बहुत कुछ कह दिया। फिर हम अपनी टेप लेकर तुरंत वहां से निकल गए। फिर होटल पहुंचकर हमने उस टेप के अहम हिस्सों को ट्रांसलेट करवाया। फिर पता चला कि वो खौफनाक बातें थी। उसने कहा कि हम फौजी वर्दी वालों और आम नागरिकों में कोई फर्क नहीं करते, हमारे फतवे में सब निशाने पर हैं। वो हमारी वीडियो के जरिए अपना ही संदेश दे रहा था कि तुम लोग यहाँ से तभी जाओगे जब अमेरिकी नागरिकों की लाशें ताबूतों में जाएंगी। अब पूरा खेल पलटने वाला था। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, यानी दिसंबर 17, 2001। हर टीवी चैनल पर एक ही न्यूज दिखाई जा रही थी कि ओसामा बिन लादेन अमेरिकी फौजियों के हाथ से बचकर निकल गया। वो इसलिए बचकर निकल गया क्योंकि आर्मी उसके पीछे किसी को भी नहीं भेज पाई। हेनरी बताता है कि इस बात में झूठ नहीं है कि लादेन हमारे हाथ से बच निकला, और अब हमें पक्का शक हो गया था कि जरूर वो पाकिस्तान भाग गया होगा। अब वो पाकिस्तान के ऐसे इलाके में चला गया था जहां उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। फिर गैरी बताता है कि मुझे लगा था कि हमने उसे मार डाला, लेकिन ऐसा नहीं था। अब हमें उस काम पर दोबारा लगना होगा। फिर ओसामा बिन लादेन का एक और वीडियो दुनिया के सामने आया। उसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसको अपनी जान की परवाह है।
लेकिन एक बात वो भी जानता था कि हमारे मुकाबले उसकी पोजीशन कुछ भी नहीं है। लेकिन अमेरिकी सरकार 1996 से उसके पीछे पड़ी थी और वो तब से लेकर अब तक उनसे बचता आ रहा था, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी आती थी। अब सवाल ये नहीं था कि बिन लादेन कहाँ है, बल्कि सवाल ये था कि बिन लादेन किसके साथ है। ये है अली सोफान। ये एक FBI स्पेशल एजेंट है। इनको पूरी दुनिया में अलकायदा के हमलों की जांच और उनके मेंबर से पूछताछ करने का जिम्मा सौंपा गया था। हमारा मिशन लादेन को पकड़ना ही नहीं था, बल्कि आगे होने वाले हमलों को रोकना भी था। जब बिन लादेन तोरा बोरा से बच निकला तो अमेरिकी फौजियों को अलकायदा सेफ हाउस से एक टेप बरामद हुई, जिसमें बिन लादेन पूरा ऑपरेशन समझा रहा था। वो हर बार 9/11 के बारे में बताने पर कैमरा चला रहे इंसान की तरफ इशारा करके कहता था, मुख्तार। उसी वीडियो में लादेन का बेटा भी था, जिसको ड्रोन का एक टुकड़ा मिला था। फिर वो बार बार बोल रहा था, मुख्तार देखो ये क्या है। इस वीडियो से अब एक बात तो साफ हो गई थी कि मुख्तार ओसामा बिन लादेन का कोई करीबी है और उसे पता था कि लादेन इस वक्त कहाँ छुपा है। अब हमें पता लगाना था कि वो मुख्तार कौन है, लेकिन हमारे पास ना ही उसका चेहरा था और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत। हमें बस उसका नाम पता था। अब लादेन खुद कोई हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपना काम अपने आदमियों से करवा रहा था। उसके लिए काम करने वाले वो छोटे मोटे लोग हर जगह फैले हुए थे और ओसामा बिन लादेन उनका सबसे बड़ा लीडर था। ओसामा के बाद दूसरा नाम आता था अयमन अल ज़वाहिरी का, और उसके अलावा कुछ और लोग भी थे जो लादेन के काफी करीबी थे। हमारे पास सबके चेहरे थे, लेकिन मुख्तार का कोई चेहरा नहीं था। उस समय हम कई सारे सुरागों पर काम कर रहे थे और हमें लग रहा था कि अब अगला हमला जल्दी ही होने वाला है। अफगानिस्तान से भागने के बाद अलकायदा के लोग जहां भी छुपे थे वो लगातार साजिशें रचते रहे। तभी दिसंबर 2001 में एक दिल दहलाने वाली बात सामने आई। अमेरिकन एयरलाइंस के ऑफिसर्स का कहना था कि आज दोपहर हमारी एक फ्लाइट अटेंडेंट ने एक पैसेंजर को फ्लाइट में ले जाते हुए देखा। वो शख्स करके अपने साथ प्लेन को भी उड़ाना चाहता था। उसके जूते में इतने थे कि एक बड़ी तबाही हो सकती थी। वो अलकायदा का एक शू था। अब टेंशन की बात यह थी कि क्या उनका एक पकड़े जाने पर उनका काम बंद हो गया? नहीं, दुनिया भर में उनके सैकड़ों ठिकाने थे और ना जाने कितने मकसद। फिर हमारी जांच और आगे बढ़ी तो हमें अबू जुबैदा के बारे में पता चला। CIA डिप्टी डायरेक्टर बताते हैं कि वो नए लोगों को भर्ती किया करता था और साजिश रचने में माहिर था। यूं समझो कि वो लादेन का बायां हाथ था। फिर लगातार कई खुफिया जानकारियों से हमने पाकिस्तान में अबू जुबैदा के इधर उधर जाने के पैटर्न समझे। वो लगभग 17 जगह पर जाया करता था, इसलिए हमने ये तय किया कि हम उन 17 जगह पर एक साथ छापा मारेंगे। फिर मार्च 2002 में हमने 17 जगह पर एक साथ छापा मारा। छापा पड़ने पर उसने एक छत से दूसरी छत पर भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमने उसे पकड़ लिया। वो जख्मी हालत में था, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर FBI स्पेशल एजेंट अली सैफोन को उससे पूछताछ करने के लिए भेजा गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे कहा कि जो भी पूछना है आज ही पूछ लीजिए, शायद वो सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। फिर हम लगातार अबू से पूछताछ करते रहे। सब लोग हैरान थे कि वो कोऑपरेट कर रहा था। उसने हमले की साजिश कर रहे अलकायदा के एक आदमी का नाम भी बताया। फिर मेरे पार्टनर ने अपने एक डिवाइस में उसे कुछ मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की तस्वीरें दिखाई। गलती से उसने किसी और फोटो को जूम करके दिखा दिया। फिर वो बोला ये वो नहीं है, ये तो मुख्तार है। फिर हमें पता चल गया कि खालिद शेख मोहम्मद ही मुख्तार है, जिसको KSM भी कहा जाता है। वो एक ऐसा आतंकवादी था जिसको हम कई सालों से ट्रैक कर रहे थे। फिर मैंने अबू को कहा कि अब तुम इसी के बारे में बताओ। फिर अबू ने बताया कि इसी ने ही 9/11 करवाया था। वो शुरू से ही लादेन का साथी था। लादेन के सभी बड़े मिशन वही पूरा किया करता था। 1993 में भी उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को नुकसान पहुंचाने की ऐसी ही नाकामयाब कोशिश की थी। उस समय वो एक लोकल सेल के साथ काम करता था, जिन्होंने एक वैन में बॉम्ब लगाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बेसमेंट में पहुंचा दिया। उन्हें लगता था कि उस धमाके से इमारत गिर जाएगी। उसका टारगेट 1 लाख लोगों को मारना था। उस समय तो खालिद शेख मोहम्मद नाकामयाब रहा, लेकिन फिर उसने कुछ साल बाद टावर्स को गिराकर ही दम लिया। 1993 के हमले के बाद उसके पास बहुत सारी साजिशें थी, लेकिन उनको पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। फिर 1996 में वो अफगानिस्तान अलकायदा के पास पहुंच गया। अब उसने लादेन तक पहुंच बना ली थी और फिर उसने वो आइडिया लादेन को बताया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वो साजिश और बड़ी होती गई, क्योंकि इसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ पेंटागन और भी कई सारी जगह शामिल हो गई।
वो अमेरिका को ऐसा झटका देना चाहते थे जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया। लादेन उनको प्रेरणा देने वाला करिश्माई लीडर था, लेकिन काम को अंजाम देने वाला डिजाइनर और आर्किटेक्ट खालिद शेख मोहम्मद ही था। 9/11 के हमले के बाद वो गायब हो गया, लेकिन हमने पता लगा लिया कि वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में छुपा हुआ है। फिर हमने खालिद शेख मोहम्मद को पकड़ने का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। फिर मार्च 2003 में CIA और पाकिस्तानी एजेंट्स ने 2 मंजिला इमारत पर छापा मारा और उसके अंदर मौजूद सभी लोगों को पकड़ लिया। छापे के समय सब लोग सो रहे थे। खालिद को अंडरवियर में ही पकड़ लिया गया। उस दिन उसका बर्थडे भी था। अब अमेरिका को लगता था कि KSM के जरिए वो लोग लादेन तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि दोनों में गहरा रिश्ता था। अब CIA को लादेन के बारे में पहली बार इतना बड़ा सुराग मिला था। फिर खालिद से हमें उन सभी ऑपरेशंस के बारे में पता चला जिन पर काम चल रहा था। उन सभी हमले की इजाजत उसामा बिन लादेन खुद दिया करता था। अब हमें फिक्र हो रही थी कि अब फिर से कुछ और हमले हो सकते हैं। तभी नवंबर 2003 में तुर्की के इस्तानबुल में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें हजारों लोग घायल हो गए। जिस जगह यह धमाका हुआ था वहां पर अमेरिकी लोग भी मौजूद थे। फिर मार्च 2004 में स्पेन के मैड्रिड में एक ट्रेन धमाका हुआ, जिसमें काफी लोग मारे गए। तभी जॉर्ज बुश का बयान आया कि वो लोग इंसान नहीं दरिंदे हैं, जो इंसानी जिंदगी की कदर नहीं करते। अब तक लादेन ने अपने जैसे और कई संगठन खड़े कर लिए थे। 9/11 के हमले के दौरान एक ही अलकायदा हुआ करता था और अब लादेन ने कई सारे अलकायदे खड़े कर लिए थे। अब हर कोई डरा हुआ था कि अगला हमला कब होगा। फिर जुलाई 2005 में लंदन में भी कई जगह पर हमले हुए, जिनमें कई लोग मारे गए और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अब लादेन लोगों में डर पैदा कर रहा था कि आपको अपने शहर, अपनी सड़कों, अपनी बस, ट्रेन और यहाँ तक कि अपने घरों में भी डर कर रहना चाहिए। वो पूरी दुनिया में हमले करवा रहा था। ना वो रुक रहा था और ना ही धीमा पड़ रहा था। खालिद शेख मोहम्मद ने अमेरिका को अलकायदा के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, लेकिन लादेन के बारे में वो कुछ भी नहीं बता रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लादेन पकड़ा जाए। फिर सितंबर 2006 में अमेरिका ने कैदियों से पूछताछ करने के लिए क्यूबा के आइलैंड में एक गुप्त जगह बनाई, जहां उनको टॉर्चर करके उनसे पूछताछ की जा सकती थी। ये काम तो अमेरिका में भी किया जा सकता था, लेकिन अब अमेरिका को कुछ ऐसा करना था जिसकी इजाजत नहीं थी। दरअसल जब अलकायदा के बड़े लीडर हाथ लगते थे तो वो कुछ भी बताने से इनकार कर दिया करते थे। ऐसे में उनसे पूछताछ करने के कड़े तरीकों पर अमल करना पड़ा ताकि वो अपनी जुबान खोले। पूछताछ के कड़े तरीकों में कैदियों पर शारीरिक और मानसिक दबाव भी डालना शामिल था, जिनमें पिटाई करना, अपमानित करना और सोने नहीं देना जैसे तरीके थे। ऐसे में कई मुजरिमों को 100 घंटे तक सोने नहीं दिया जाता था और फिर उनको तेज आवाज चलाकर टॉर्चर भी किया जाता था। अगर कोई अपराधी फिर भी अपनी जुबान नहीं खोलता तो उससे पूछताछ करने के और भी कई कड़े तरीके थे, जैसे उनकी बुरी तरह से ठुकाई करना, एक छोटी सी जगह पर बंद करके रखना और पानी की तेज धार मारना। ऐसे में वो लोग अपनी जुबान खोल ही देते थे। ये तरीके इतने वाहियात थे कि अमेरिका में तो ऐसे तरीके बिल्कुल भी अपना नहीं सकते थे। तभी अली सैफोन बताते हैं कि हमने खालिद शेख मोहम्मद पर भी ऐसे ही कई तरीके अपनाए, लेकिन हमारे हाथ क्या लगा, कुछ भी नहीं। हम उसकी हेल्प से एक भी ऑपरेशन रोक नहीं पाए। अमेरिका शक्ति दिखाकर भी नाकामयाब रहा। मुझे पूछताछ के ये तरीके सही नहीं लग रहे थे, इसलिए मैं अलग हो गया। अब देखा जाए तो किसी को यातना देना गलत है, लेकिन अगर किसी को पकड़ने के बाद भी उससे जरूरी जानकारी नहीं निकलवा पाए तो हजारों अमेरिकियों की मौत की जिम्मेदारी सरकार की होगी। किसी को टॉर्चर करना किसी की नजरों में सही है तो किसी के लिए वो गलत है, और सरकार उन दोनों के बीच में फंस गई थी। अब 9/11 के हमले के 5 साल बाद तक भी उसामा बिन लादेन पकड़ा नहीं गया था। सरकार ने उसके ऊपर $2.5 करोड़ का इनाम भी रखा था, जिसके लालच में कई लोग सरकार को गलत इन्फॉर्मेशन देते थे, और जब सरकार वहां पर जाकर छापे मारती थी तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता था। अक्सर ऐसी खबरें भी आया करती थी कि उसामा बिन लादेन बीमार है, उसके डायलिसिस हो रहे हैं या उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई है, लेकिन वो सब अफवाह थी और लादेन अमेरिका की पकड़ से बहुत दूर था। फिर अप्रैल 2007 में खबर आई कि अलकायदा अब हथियार में इंटरेस्ट लेने लगी है। हमें यह भी पता चला कि लादेन पाकिस्तान में जाकर विशेषज्ञ से किसी जरूरी काम के सिलसिले में मिला था। साइंटिस्ट ने उन्हें बताया कि हथियार बनाने के लिए क्या क्या सामान लगता है और वो सामान इकट्ठा करना नामुमकिन है। फिर लादेन ने उन्हें बताया कि हमारे पास सारा सामान पहले से ही मौजूद है,
अब आतंकवादी होने के नाते आप बार बार एक जैसा काम नहीं कर सकते, आपको पिछले काम से और भी बेहतर काम करना पड़ता है। अब वो 9/11 से कुछ बहुत ही बड़ा करना चाहता था और वो हम अमेरिका के लिए ही बनाना चाहता था। फिर सितंबर 2007 में ओसामा बिन लादेन की एक वीडियो आई और उस वीडियो के जरिए उसने एक पैगाम दिया कि मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल सही सलामत हूँ। इसका मतलब वो जहाँ भी था सुरक्षित जगह पर था, तभी तो वो वीडियो बना पा रहा था। अब 9/11 के हमले को कई साल बीत चुके थे और वो अब तक आजाद घूम रहा था। अब वो हर अमेरिकी की पीठ पर खंजर की तरह चुभा हुआ था। सभी सुरक्षा एजेंसी का पूरा फोकस उसी पर था। सब लोग लगातार मेहनत कर रहे थे लेकिन फिर भी नाकामयाब ही हो रहे थे। अब टीवी पर बार बार एक ही सवाल उठाया जा रहा था कि क्या 9/11 का हमला सुरक्षा एजेंसियों की नाकामयाबी था। अब तो सभी ऑफिसर्स भी खुद को ही दोषी मानने लगे थे। फिर 9/11 हमले की जांच कर रहे कमीशन ने कई जानकारियां उजागर की। उन्होंने तो CIA को ही दोषी ठहरा दिया। कमीशन ने कहा कि प्रेसिडेंट को भी पूरी खुफिया जानकारी नहीं थी। 9/11 की यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर लिस्ट में थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग CIA के कुछ ऑफिसर्स सुरागों को सही तरीके से जोड़ने में नाकामयाब रहे और वो अपने बचाव में कुछ भी कह नहीं पाए। अब समय आ गया था जनवरी 2009 का। आज प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एक ऐसे आदमी से मिले जो 2.5 महीने बाद नए प्रेसिडेंट बनने वाले थे। 20 जनवरी को शपथ लेने वाले बराक ओबामा को विरासत में ढेर सारी मुश्किलें मिलने वाली थी। आज एक शालीन जोड़े ने दूसरे शालीन जोड़े का उनके नए घर में स्वागत किया। फिर जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने लादेन की खोज को और तेज करने का आदेश दिया। फिर उन्होंने CIA को कहा कि आप लादेन को पकड़ने के लिए और ज्यादा लोग लगाइए और मुझे हर पल की खबर चाहिए। फिर उन्होंने CIA डायरेक्टर को कहा कि आपका सबसे अहम काम है ओसामा बिन लादेन को पकड़ना किसी भी हालत में। फिर CIA डायरेक्टर ने एक नई टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया जिसका काम था सिर्फ और सिर्फ ओसामा बिन लादेन को पकड़ना। फिर डायरेक्टर ने अपनी टीम पर काफी शक्ति दिखाई। तभी 2009 में जॉर्डन में अल बुलादी नाम के एक फिजिशियन को हिरासत में ले लिया गया और उसको उसके जिहादी विचारधाराओं और अलकायदा वाले नजरिए के कारण ही पकड़ा गया था, क्योंकि वो इंटरनेट पर अलकायदा के समर्थन के बारे में ही लिखा करता था। वो खुद को मुजाहिद यानी कि अपने मजहब के लिए लड़ने वालों का सदस्य समझा करता था। फिर जॉर्डन ने उसे अमेरिका को सौंप दिया। फिर अमेरिका ने उसके आगे एक पेशकश रखी कि अगर वो अलकायदा के बड़े लीडर्स को पकड़वाएगा तो ना ही उसे जेल में भेजा जाएगा और बदले में इनाम भी दिया जाएगा। फिर उसको अलकायदा ज्वाइन करने के लिए अफगानिस्तान भेजा गया, लेकिन वो रास्ते में ही गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वो भाग गया या फिर अलकायदा को पता चल गया कि वो एक जासूस बनकर आया है, इसलिए उन्होंने उसे ठिकाने लगा दिया। फिर काफी महीनों बाद उसने एक खबर भेजी कि मैं अलकायदा के नंबर 2 के साथ हूँ, यानी अयमन अल जवाहिरी के साथ, और ये बहुत ही कमाल की बात थी। अब हमारे पास नंबर 2 को मारने का सुनहरी मौका था और शायद उसकी हेल्प से नंबर 1 को भी मार पाए, यानी ओसामा बिन लादेन को। लेकिन इससे पहले कि हम उस मौके पर कार्रवाई करने के बारे में सोचते, हम खुद उससे मिलना चाहते थे और कंफर्म करना चाहते थे कि सारी जानकारी सही है या गलत। फिर उससे मिलने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के पास खोस्त नाम की जगह तय की गई। अब टेंशन की बात यह थी कि आतंकवादी समूह में अपना कोई सोर्स डेवलप करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये किसी अपने ही खून से गद्दारी करने के लिए कहने जैसी बात है। वहां मौजूद ऑफिसर्स को भी टेंशन थी, क्योंकि अलकायदा के नंबर 2 तक अपनी पहुंच रखने वाला कोई इंसान वहां पर आने वाला था। अब ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन बन गया था, क्योंकि अमेरिका अब लादेन के असली ठिकाने का पता चलने के बहुत नजदीक था। फिर जब वो बेस पर आया तो गाड़ियां सीधे ही अंदर नहीं आ सकती थी, उन्हें कई चेक पॉइंट से होकर गुजरना पड़ता था। अब उसको बेस के आखिरी छोर पर जाना था। वहीं पर उसे CIA के कुछ लोग मिलने वाले थे। फिर वो जल्दी ही उन ऑफिसर्स तक पहुंच गया। सब लोग उससे मिलने के लिए बहुत ही बेताब थे, लेकिन आगे क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए अब मैं आपको 3 घंटे पहले क्या हुआ था वो बताता हूँ। अल बुलादी ने बेस पर जाने से पहले अपने साथियों को बता दिया था कि अमेरिका ने मुझे स्पाई बनने के बदले ढेर सारे रुपए ऑफर किए हैं, लेकिन मैं अपने मजहब के खिलाफ नहीं जा सकता। अल बुलादी जब खोस्त में बने अमेरिकी कैंप पर पहुंचा तो उसकी ठीक ढंग से तलाशी नहीं ली गई थी।
क्योंकि सभी CIA ऑफिसर्स उससे मिलने के लिए बेताब थे। उस समय वहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स, स्पेशल फोर्स, एनालिस्ट और केस ऑफिसर्स भी मौजूद थे और सभी के सभी उसी का इंतजार कर रहे थे। फिर जब अल बुलादी अपनी कार वहां पर रोकता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसको अपने हाथ लिबास से बाहर निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन वो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल रहा था। अब ऑफिसर्स को ये समझ में नहीं आया कि वो आदमी एक चलता फिरता था। फिर जल्दी ही ये न्यूज टीवी पर भी आ गई कि अफगानिस्तान में एक ने 7 ऑफिसर्स की जान ले ली। बताया जा रहा है कि ऑफिसर्स ने उसे बेस कैंप पर मिलने के लिए बुलाया था और उसकी तलाशी भी नहीं ली गई। अमेरिकन उस आदमी से पहले कभी भी नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास करके उसे बिना चेकिंग के अंदर आने दिया गया और वहां उसने अपने से धमाका कर दिया। उस दिन अपने ऑफिसर्स की मौत पर अमेरिका के CIA हेडक्वार्टर पर झंडा आधा झुका हुआ था। फिर उनके फ्यूनरल के बाद जब बड़े अधिकारी मरने वालों की फैमिली से मिले तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, प्लीज मिशन को अधूरा मत छोड़ना। अब अलकायदा को लग रहा था कि इस मामले से अमेरिका कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका रिजल्ट बिल्कुल ही उल्टा निकला, क्योंकि खोस्त हमले ने इस मामले को निजी बना दिया था। अब समय आ गया था जनवरी 2010 का। 9/11 हमले को करीब करीब 9 साल होने वाले थे। ओसामा बिन लादेन की तलाश अब भी जारी थी। कई झूठी अफवाहों के चलते सेना ने अलग अलग जगह पर छापा मारकर लादेन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। इससे CIA इंटेलिजेंस पर सवाल उठने लगे कि वाकई में वो इतने इंटेलिजेंट हैं। अब तो ओपोजिशन वाले भी टांग खींचने लगे थे कि अब तक गवर्नमेंट लादेन को पकड़ क्यों नहीं पाई। फिर प्रेसिडेंट ओबामा ने अपनी टीम को निर्देश दिए कि ये काम जल्दी से जल्दी निपटाओ और हाथ धोकर लादेन के पीछे पड़ जाओ। केविन शेफर्ड, जो कि 9/11 के दिन पेंटागन में हुए धमाके में एक लौते बचे थे, वो अब पूरी तरह से ठीक हो गए थे। फिर उनको भी लादेन को पकड़ने वाली टीम में शामिल कर लिया गया। अब सवाल ये था कि लादेन अफगानिस्तान से भागकर कहां गया होगा। जब भी उसकी कोई नई टेप आया करती थी तो उसको बहुत ही ध्यान से सुना जाता था कि शायद बैकग्राउंड में कोई ऐसी आवाज आ जाए जिससे पता चल जाए कि लादेन कहां पर छुपा हुआ है। फिर इस बात पर गौर किया गया कि लादेन न्यूज चैनल तक अपनी वीडियो कैसे पहुंचाता है। कोई तो जरिया होगा। अब 2 ही चीजें हो सकती थी, या तो ऑनलाइन तरीके से या फिर किसी कोरियर का इस्तेमाल करके। अगर ये काम कोरियर के जरिए किया जाता था तो इससे लादेन की लोकेशन पता चल सकती थी। फिर CIA ने हर सुराग पर काम किया ताकि कोरियर का पता लगाया जा सके। फिर 2002 के अंत तक नॉर्थ अफ्रीका की सरकार के हाथ अलकायदा का एक आदमी लग गया, जिसको गिरफ्तार करके पूछताछ की गई। फिर पूछताछ पर उसने एक आदमी का नाम बताया जो 9/11 के हमले से पहले ओसामा बिन लादेन के लिए और बाद में खालिद शेख मोहम्मद के लिए काम किया करता था, और उस कोरियर का नाम था अबू अहमद। फिर हमने खालिद शेख मोहम्मद से पूछा कि क्या तुम अबू अहमद को जानते हो? उसने कहा हाँ, मैंने अबू अहमद के बारे में सुना है, लेकिन अब वो अलकायदा के साथ काम नहीं करता। फिर वो अपनी कोठरी में गया जहां हमने पहले से जासूसी यंत्र लगा रखे थे, और वहां जाकर उसने अपने साथियों को कहा कि कोई भी कोरियर के बारे में नहीं बताएगा। वो जानता था कि अगर अबू अहमद पकड़ा गया तो उसके जरिए लादेन का भी पता चल जाएगा। फिर काफी मेहनत के बाद अब ये तो पता चल गया था कि अबू कुवैत का रहने वाला था, लेकिन उसकी शक्ल कैसी थी ये किसी को भी नहीं पता था। फिर अमेरिकन सिपाही काफी दिनों तक उसको ढूंढने में लगे रहे, और आखिर 2010 की गर्मियों में उसका फोन ट्रेस हो गया। उस समय वो पाकिस्तान के पेशावर में था। फिर उसकी कॉल ट्रेस करके उसका फोन सुना गया, जो कि अपने किसी पुराने परिचित से बात कर रहा था। उसके दोस्त ने पूछा कि तुम आजकल क्या करते हो? फिर अबू ने जवाब दिया, वही काम जो मैं पहले किया करता था। फिर उसके दोस्त ने अल्लाह हाफिज कहकर फोन काट दिया। फिर हमने कोरियर को एक छोटी सी SUV में बैठते हुए देखा। हमारे ऑफिसर्स पेशावर से एबोटाबाद तक उस गाड़ी का पीछा करते रहे। फिर वो गाड़ी एक बड़े से घर के बाहर रुकी। वो घर अब तक देखी हुई तमाम चीजों से अलग था। कुछ तो खास था उस घर में। वो एक ऐसा कंपाउंड था जो इलाके के बाकी कंपाउंड से काफी बड़ा था। फिर छानबीन करने पर पता चला कि अबू अहमद ने 2005 में वो घर खरीदा था, जबकि उसकी इतनी इनकम भी नहीं थी। उस घर की बाउंड्री 12 से 18 फुट ऊंची थी और उसके ऊपर कांटेदार तार भी लगी हुई थी। पहाड़ों की वजह से एबोटाबाद टूरिस्ट एरिया के रूप में प्रसिद्ध था। ऊपर की मंजिल पर सिक्योरिटी वाल भी बनाई गई थी, और क्यों बनाई गई अब हमें ये समझना था। वहां कोई तो रहता था जो किसी के भी सामने नहीं आना चाहता था। अब पूरी ही टीम उस घर को लेकर सतर्क हो गई थी। फिर हमने फौरन ये बात अमेरिका के प्रेसिडेंट को बताई कि हमारे हाथ क्या लगा है।
अब प्रेसिडेंट को भी लग रहा था कि शायद ये जानकारी सही हो सकती है, इसलिए ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने हमें 2 ऑर्डर्स दिए कि पता लगाओ कि उस कंपाउंड के अंदर क्या चल रहा है, और दूसरा ऑर्डर था कि इसके बारे में किसी को भी मत बताओ। ये एक सर्कल ऑफ ट्रस्ट था। फिर अमेरिका ने उस कंपाउंड के ऊपर लगातार नजर रखना शुरू कर दिया। वहां कोई भी फोन या इंटरनेट नहीं था, और अबू अहमद जो फोन इस्तेमाल किया करता था वो उनमें एबटाबाद से बाहर निकलने के बाद ही बैटरी डाला करता था, यानी कि वो जबरदस्त सिक्योरिटी बरत रहा था। फिर कुछ ऑफिसर्स ने सलाह दी कि हम उनका कचरा हासिल करके उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंकते थे, बल्कि उसको अंदर ही जला दिया करते थे। फिर हमने वहां एक डॉक्टर भेजा जो पोलियो का टीका लगाने के बहाने उस घर के अंदर जा सके, ताकि ये पता चल सके कि क्या वाकई में वहां पर लादेन रहता है, लेकिन उन्होंने उसको अंदर आने की इजाजत ही नहीं दी। फिर कुछ दिन नजर रखने के बाद हमें पता चल गया कि उस कंपाउंड में 2 फैमिली रहती हैं, अबू अहमद और उसके भाई का परिवार। लेकिन सैटेलाइट के द्वारा खींची हुई फोटो में हमें पता चला कि उस घर के अंदर एक तीसरा परिवार भी रहता है जो कभी भी बाहर नहीं निकलता। उस घर में जितने भी बच्चे रहते थे कोई भी स्कूल नहीं जाता था। फिर बाहर सूख रहे कपड़ों से हमने अंदाजा लगाया कि वहां कितने सदस्य रहते होंगे। फिर एक दिन हमें उस घर में कोई उम्रदराज आदमी घूमता हुआ दिखाई दिया। वो ऐसे घूम रहा था जैसे जेल में कोई कैदी घूम रहा हो। उस समय धूप में जो उसकी परछाई बनती थी उसको मेजर करके हमने सही हाइट का अंदाजा लगाया, और हमने अनुमान लगाया कि उसका कद लगभग ओसामा बिन लादेन के जितना ही था। अब हमने उसको ढूंढ लिया था, बस एक चीज की कमी थी, और वो थी उस आदमी का चेहरा देखने की। लेकिन हमें वहां की एक भी तस्वीर नहीं मिली। फिर 12 फरवरी 2011 के दिन जॉन मिलर को CIA हेडक्वार्टर में बुलाया गया, और उसने जो 1998 में लादेन का इंटरव्यू लिया था और ऑफिसर्स उसके बारे में पूछने लगे। जॉन बताता है कि वो इंटरव्यू मेरी लाइफ का अकेला ऐसा इंटरव्यू था जो समय के साथ साथ अहम होता जा रहा था। फिर मैंने उनको सब कुछ बताया और वीडियो भी दिखाई कि उस समय लादेन के साथ कितने आदमी बैठे हुए थे और उसकी सिक्योरिटी कैसी थी। फिर उन्होंने मेरे रिकॉर्ड की हुई वीडियो में से उसके चलने की वीडियो मांगी। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में मैं समझ गया कि वो लोग लादेन के चलने फिरने की वीडियो देखकर ये जानना चाहते थे कि उस घर में जो मौजूद है वो आदमी लादेन है या नहीं। फिर फुटेज से ये बात तो साबित हो गई कि दोनों के थोड़ा सा लंगड़ा कर चलने में समानताएं हैं, लेकिन अभी भी ये कोई पक्का सबूत नहीं था। अब हमें ये डर था कि कहीं लादेन को पता ना चल जाए कि हमें उसके ठिकाने का पता चल गया है, क्योंकि वो वहां से कहीं भी जा सकता था। अब प्रेसिडेंट ये जानना चाहते थे कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले उनको कंफर्म हो जाए कि कितने % चांस है कि वो लादेन ही है, क्योंकि अगर वो लादेन नहीं निकला तो इस ऑपरेशन के कारण उनकी छवि खराब हो जाएगी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुझे पॉलिटिकल करियर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मैं चाहता हूं तुम लोग जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन की तैयारी करो। फिर इस मिशन को अंजाम देने के लिए एडमिरल विलियम मैक्रेवन को याद किया गया, और ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मिशन था। उन्होंने बताया कि उस समय उनको कैंसर था, लेकिन वो कैंसर इतना बड़ा नहीं था कि वो अपना काम ना संभाल पाए। फिर वो वाशिंगटन DC में जाकर CIA के हेडक्वार्टर में लियोन पेनेटा से मिले। पेनेटा ने उन्हें बताया कि आपको उस कंपाउंड पर छापा मारने के लिए एक ऑपरेशन तैयार करना है, एक ऐसा ऑपरेशन जो बिल्कुल सटीक हो। अब समय था 10 अप्रैल 2011 का। आज वो लोग उस ऑपरेशन के लिए अमेरिका के सबसे बेस्ट लोगों का चुनाव करने वाले थे, जिसमें वो सील का इस्तेमाल करने वाले थे। फिर उन्होंने अलग अलग जगह से कुछ लोगों को अपने पास बुलाया। कुछ लोग तो छुट्टी के बीच में से आए थे और ये बात उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। फिर CIA के ऑफिसर्स ने उनको मिशन समझाना शुरू किया कि हम ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए पाकिस्तान के एबोटाबाद जा रहे हैं। ये मिशन मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है और इसकी टीम का हिस्सा होना सम्मान की बात है। अब उन्हें इस मिशन को अंजाम 2 हफ्ते बाद अमावस की रात को देना था। अब इन 2 हफ्तों में उन्हें अपनी सारी तैयारी करनी थी। फिर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सेम वैसा ही एक कंपाउंड बनवाया जो बाहर से ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड जैसा ही था। फिर हेलीकॉप्टर के पायलट अपनी प्रैक्टिस करने लगे। सील की टीम हेलीकॉप्टर से उतरने की प्रैक्टिस करने लगी। उन्होंने ये प्रैक्टिस इतनी बार की कि उनके हाथ भी जाम हो गए। अब उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो तेजी से रस्सियों से उतर सकते हैं। इन लोगों को कंपाउंड के बाहर का आकार तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि बिल्डिंग अंदर से कैसी है, कौन सी फैमिली कहाँ रहती है और अंदर कितने बड़े बड़े कितने कमरे हैं। फिर वो हर थोड़े थोड़े समय बाद अपने मॉडल का स्ट्रक्चर बदल दिया करते थे और हर रात कंपाउंड के मॉडल को गिरा कर सोते थे।
ताकि दुश्मन की सैटेलाइट उसे पकड़ ना पाए। वो सब छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते थे, जैसे कि कौन सा सोल्जर कहाँ बैठेगा, कुत्ते कहाँ जाएंगे, अगर रस्सी टूट गई तो फिर क्या होगा, अगर बाहर से कोई कार आ गई तो क्या होगा, अगर बिल्डिंग के अंदर कोई बम फट गया तो क्या होगा, या फिर हम 24 में से 12 रह गए तो क्या होगा। हम हर रोज 12 घंटे से भी ज्यादा प्रैक्टिस करते थे और फिर अपने बैरक में जाकर उस मॉड्यूल के ऊपर चर्चा करते थे। फिर एक दिन हमारे बॉस ने हमसे पूछा कि क्या कोई पॉइंट ऐसा भी रह गया है जिस पर हमने चर्चा ना की हो। फिर हम में से एक बोला, सर अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो क्या होगा। फिर हम सभी बोले, भाई तू ये क्या मनहूस बातें बोल रहा है। फिर थोड़ा और समय बीता। अब दिन था 24 अप्रैल 2011 का। अब हमने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान के जलालाबाद में अपना बेस बनाया। अब दोनों जगह की दूरी में 350 किलोमीटर का फासला था और जोखिम ढेर सारा, क्योंकि हमें पाकिस्तान के हवाई इलाके के पास से गुजरना था। वो कंपाउंड पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के पास था, क्योंकि वो लोग एबटाबाद में फौजियों को ट्रेनिंग देते थे। अगर उन्हें हमारे मिशन के बारे में पता चला तो वो लोग कुछ भी कर सकते थे। फिर प्रेसिडेंट ओबामा ने हमें साफ साफ निर्देश दिए कि हम पाकिस्तान को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंटेलिजेंस दोहरा खेल खेल रही है और उनका इस इलाके में अलकायदा समेत कई उग्रवादी संगठनों से रिश्ता है। ऐसे में हमारा उनके साथ युद्ध शुरू हो सकता था, क्योंकि उनके पास स्पेशल फोर्स, इंटेलिजेंस सर्विस, एयर फोर्स, आर्मर फोर्स, न्यूक्लियर वेपन फोर्स भी थी। फिर हमने पाकिस्तान के रडार सिस्टम का पता लगाया, क्योंकि हमें उनसे बचकर जाना था। ये मिशन वन वे मिशन भी हो सकता था, क्योंकि पॉसिबिलिटीज थी कि पाकिस्तान से कोई भी वापस ना आए। फिर हमने हमारे 2 खुफिया हेलीकॉप्टर देखे जो रडार पर आसानी से दिखाई नहीं देते थे। इन नए हेलीकॉप्टर्स में पहला मिशन होने वाला था। किसी को भी नहीं पता था कि उनकी कितनी टेस्टिंग हुई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी कमाल की थी। अब दिन था 26 अप्रैल 2011 का। रॉबर्ट ओनिल बताता है कि हमें निर्देश मिले कि हमें अफगानिस्तान के जलालाबाद में जाना होगा और फिर जैसे ही हमें ऑर्डर्स मिले हम अपने मिशन के लिए निकल जाएंगे। लेकिन बच्चों को गुड बाय कहना हमेशा ही मुश्किल होता है। मैंने पता नहीं कितनी बार अपने बच्चों को गुड बाय कहा है और यकीन मानो हर बार बुरा लगता है। उनको तो पता भी नहीं होता कि डैड दोबारा आएंगे या नहीं। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ब्रीफ करने का वक्त आ गया था। जब मीटिंग में इस मिशन के बारे में पूछा गया तो कई लोगों ने अपने समर्थन दिखाए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ने अपना समर्थन नहीं दिया, क्योंकि उनको इसके बाद पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बिगड़ने की चिंता थी और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को हमारी फोर्स की हिफाजत की चिंता थी। उन्होंने सवाल उठाया कि 1980 में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश की तरह इस बार भी तो क्रैश हो सकता है। फिर प्रेसिडेंट ने सबकी बात सुनी और कहा कि मुझे सोचने का वक्त दो। फिर उन्होंने रात भर इस पर विचार किया। फिर अगले दिन सुबह प्रेसिडेंट ने इस मिशन को मंजूरी दे दी। अब रेड से लगभग एक दिन पहले वॉशिंगटन में एक बहुत बड़ी पार्टी थी, द व्हाइट हाउस कोरस्पोंडेंस डिनर। सभी बड़े ऑफिसर्स वहां पर आए, क्योंकि नहीं जाने पर सवाल खड़े हो सकते थे। डिनर में शामिल प्रेसिडेंट से लेकर नीचे के सभी लोग प्राइवेसी की अहमियत जानते थे। ये डिनर इस बात को जताने का अच्छा बहाना था कि सब कुछ सामान्य है। फिर एक कॉमेडियन ने लादेन पर चुटकुले सुनाए। सब लोग हंस रहे थे, लेकिन ऑफिशियल्स ये सोच रहे थे कि काश ये सब लोग वो बात जानते जो हमें पता है। पता नहीं कल क्या होने वाला है। अब वो दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी 1 मई 2011 का, वो दिन जिस दिन रेड होनी थी। सब लोगों पर दबाव था, क्योंकि हम अपने सैनिकों को ऐसी जगह पर भेज रहे थे जहां उन्हें नुकसान हो सकता था। अब या तो हमें जबरदस्त कामयाबी मिल सकती थी या फिर जबरदस्त नाकामी। तभी रॉबर्ट ओनिल बताते हैं, जाने से पहले मैंने अपने बच्चों को खत लिखा और उस वक्त मैं रो रहा था। उस दिन रविवार का दिन था और सभी ऑफिसर्स व्हाइट हाउस में इकट्ठा हुए थे। सिचुएशन बहुत ही पैनिक थी। किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा। प्रेसिडेंट के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितने नर्वस थे। उस समय एडमिरल विलियम मैक्रेवन अफगानिस्तान जलालाबाद से उनके साथ जुड़े हुए थे। सबको इस बात की चिंता थी कि अगर लादेन वहां पर ना हुआ तो क्या होगा। फिर हेलीकॉप्टर वहां से रवाना हुए और ये मिशन शुरू हो गया। रॉबर्ट ने बताया कि उस समय मैं बहुत ही नर्वस था। फिर मैंने बार बार एक बात दोहराई कि आज सुबह एक कायर ने आजादी पर हमला किया और मैं आजादी की रक्षा करूंगा। फिर मुझ में हौसला आया कि हाँ, मैं इस मिशन पर हूँ और मैं ये मिशन पूरा करूंगा। फिर कुछ समय बाद हम अफगानिस्तान पार करके पाकिस्तान में घुस गए। अब हमें पता चलने वाला था कि ये नई टेक्नोलॉजी कारगर है या फिर नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान को पता चला कि अमेरिका के हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में घुस गए हैं
तो वो हम पर गोलियां चलाने से पीछे नहीं हटेंगे। अब व्हाइट हाउस में भी टेंशन का माहौल था। फिर ओबामा बोले कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे बता देना कब मुझे नीचे आना है। फिर थोड़ी देर बाद वो नीचे आए और सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए जहां ऑपरेशन की मॉनिटरिंग चल रही थी। फिर सब लोग एक एक करके उस छोटे से रूम के अंदर आने लगे। फिर एडमिरल विलियम मैक्रेवन ने ऑपरेशन के बारे में बताना शुरू किया, क्योंकि उस समय वो एक लौते ही नरेटर थे। प्रेसिडेंट ने उनको साफ कह दिया था कि अगर तुम्हें लगे कि पाकिस्तान आर्मी तुम पर हमला करने वाली है तो सब कुछ छोड़कर वहां से निकल जाना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान हमारी टीम को बंदी बना ले। रॉबर्ट बताते हैं करीब 12:30 बजे हम लादेन के घर पर पहुंच गए। अब की बार ये हमारा ट्रेनिंग एरिया नहीं था, इसलिए हम सब नर्वस थे। जब हमारे हेलीकॉप्टर कंपाउंड के ऊपर मंडरा रहे थे तो एक हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से कंपाउंड के ऊपर जा गिरा। सभी ऑफिसर्स का कलेजा मुंह में आ गया था। तभी क्रैश की आवाज सुनकर इलाके के सभी लोगों में हरकत दिखाई देने लगी। लोगों के घरों की लाइट्स ऑन होने लगी थी। फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी शुरू कर दी कि पाकिस्तान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि किसी को भी नहीं पता था कि यह हेलीकॉप्टर अमेरिका का है। सब लोग उसको पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर ही समझ रहे थे। फिर विलियम ने बताया कि क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में हमारे सब लोग एकदम सही सलामत थे। फिर विलियम ने बैकअप के लिए एक और हेलीकॉप्टर मंगवाया और फैसला किया कि अब हम मिशन को अंजाम देंगे। इतने में गिरे हुए हेलीकॉप्टर से लोग बाहर आ गए। फिर तुरंत ही वहां पर दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ गया। पायलट को ये नहीं पता था कि पहला हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हुआ है, इसलिए उसने सावधानी बरतते हुए हेलीकॉप्टर को कंपाउंड के बाहर ही लैंड करवा दिया। लेकिन प्लान के मुताबिक तो उसे हेलीकॉप्टर को कंपाउंड की छत पर उतारना था, लेकिन अब उन सभी को कंपाउंड के बाहर से ही अंदर एंटर करना पड़ेगा। फिर उन्होंने दरवाजा तोड़ने के लिए उस पर डेमोलिशन चार्ज लगाया, लेकिन विस्फोट होने के बाद पता चला कि दरवाजे के पीछे 4 इंच मोटी कंक्रीट की दीवार थी। वो दरवाजा तो उल्लू बनाने के लिए बनाया गया था। फिर उन्होंने पार्किंग के दरवाजे से अंदर एंटर करने का डिसीजन लिया। अब की बार उन्होंने वो दरवाजा उड़ाया नहीं, बल्कि उसको खोल लिया था और फिर वो सब लोग अंदर घुस गए। फिर कुछ ही मिनटों में वो सब लोग कंपाउंड के अंदर मेन एरिया में पहुंच गए। वहां बहुत ही अंधेरा था, इसलिए सब लोगों ने नाइट विजन पहने हुए थे। सब लोग बहुत ही सतर्क थे। फिर उन्होंने पूरे कंपाउंड की तलाशी ली और उसके बाद वो 3 मंजिला इमारत के अंदर घुस गए। उनके अंदर जाने के बाद सैटेलाइट में किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दिया। अब सभी ऑफिसर्स में तनाव पैदा हो गया कि पता नहीं आगे क्या होने वाला था। आगे के 20 मिनट तय करेंगे कि मिशन फेल होगा या सक्सेसफुल। यकीन मानो ये 20 मिनट 20 घंटे के बराबर थे। दूसरी तरफ सील की टीम जब घर के अंदर घुसी तो सबसे पहले उनको अबू अहमद मिला। फिर टीम ने उसको गोली मारकर खत्म कर दिया। फिर वो पहली मंजिल में पहुंचे और वहां भी उन्हें एक आदमी और उसकी पत्नी मिली, जिसको उन्होंने गोली मार दी। वहां पर जितनी भी औरतें थी वो ह्यूमन शील्ड का काम कर रही थी। फिर वो सीढ़ियों से और ऊपर गए और सबसे आगे चल रहे फौजी को वहां पर लादेन का 20 साल का बेटा खालिद बिन लादेन मिला। वो एक पिलर के पीछे छुप गया, लेकिन फिर फौजियों ने उसको भी ठोक दिया। फिर उन्होंने दूसरी मंजिल की तलाशी ली। वहां सील के कुल 23 लोग थे और सभी के सभी इधर उधर फैले थे। तभी उनको तीसरी मंजिल पर एक पर्दे के पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि वो कोई पर भी हो सकता है। फिर रॉबर्ट अपने साथी के साथ तीसरी मंजिल पर चला गया। उसका साथी तो उस पर्दे को हटाकर रूम में घुस गया और रॉबर्ट जैसे ही दाएं मुड़ा तो ठीक उसके सामने 2 फीट की दूरी पर लादेन खड़ा था। रॉबर्ट बताता है कि जितना मैंने सोचा था वो उससे ज्यादा पतला और लंबा था। उसकी दाढ़ी एकदम सफेद थी। मेरे कहने के बावजूद भी वो सरेंडर नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसको गोलियों से भून दिया। फिर ग्राउंड फोर्स कमांडर ने अपने साथियों को बताया कि हमने ओसामा बिन लादेन को मार दिया है। ये बात सुनते ही व्हाइट हाउस में सन्नाटा छा गया। कोई भी कुछ नहीं बोला और ना ही किसी ने तालियां बजाई। फिर प्रेसिडेंट ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा कि हमने उसे खत्म कर दिया। अब देर से ही सही, लेकिन इंसाफ तो हो गया था। 1 दशक के लंबे इंतजार के बाद सब लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन टेंशन अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अमेरिकी फौजियों की टीम अभी भी पाकिस्तान में थी। फिर 12:55 पर टीम ने उस बिल्डिंग की तलाशी लेनी शुरू की, क्योंकि उनको वहां पर कंप्यूटर और जो भी दस्तावेज मिले उनको साथ लेकर जाना था। वहां दूसरी मंजिल पर बहुत सारी अहम चीजें मौजूद थी। फिर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सामान अपने साथ उठा लिया। उस समय तक आसपास के लोग कंपाउंड के बाहर जमा होना शुरू हो गए थे, लेकिन उनकी टीम में एक आदमी वहां की लोकल लैंग्वेज जानता था। फिर वो उन लोगों के पास गया ताकि उनसे बातचीत करके
उन्हें वापस भेज सके, लेकिन वो उन सबको ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार भी था। तभी रॉबर्ट बताता है कि हमारा प्लान था कि हम 30 मिनट के अंदर वहां से निकल जाएंगे, लेकिन हमें वहां पर 45 मिनट लग गए। वहां बिताया हमारा हर एक मिनट किसी न किसी की जान बचा सकता था। शायद अमेरिका या लंदन का कोई शहर बच सकता था। वो लोग इतना कुछ प्लान कर रहे थे कि वहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, कई सारी हार्ड ड्राइव भी पड़ी थी। हमें वो सब कुछ अपने साथ लेकर जाना था। इतने में घर के बाहर वाली भीड़ बेकाबू होने लगी। तभी हम लादेन की लाश को लेकर कंपाउंड से बाहर आ गए। फिर हम सब हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ गए और वहां से रवाना हो गए। फिर वहां से जाते जाते हमने वहां क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में विस्फोट कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ सेंसिटिव चीजें थी। ये सब किसी मूवी की तरह लग रहा था। फिर वहां से लौटते वक्त पायलट ने पूरी रफ्तार से हेलीकॉप्टर उड़ाया। अब पाकिस्तान को भी उनके बारे में पता चल चुका था। फिर वहां से एक F-15 विमान उड़ा, जो वहां से वापस लौट रहे हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश कर रहा था। एक हेलीकॉप्टर और F-15 में कोई भी बराबरी नहीं थी, क्योंकि F-15 हेलीकॉप्टर को आसानी से खत्म कर सकता था। अब अमेरिकी सैनिकों के पास सिर्फ 90 मिनट थे, क्योंकि 90 मिनट के बाद वो अफगानिस्तान की सीमा में पहुंच जाएंगे और वहां पाकिस्तान के फौजी कुछ भी नहीं कर पाते। अगर पाकिस्तानी वहां पर कोई हरकत करते तो वहां अमेरिका के पास बहुत सारे F-15 विमान खड़े थे। ऐसी घड़ी में सब लोगों की सांसें अटकी हुई थी, क्योंकि मिशन सिर्फ लादेन को मारना नहीं था, बल्कि उसको मारकर सभी फौजियों का सेफ वापस लौटना भी था। घड़ी की सुई लगातार चल रही थी और लगभग 85 मिनट के बाद पायलट ने कहा, ऑलराइट जेंटलमैन, जिंदगी में पहली बार आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी, वेलकम टू अफगानिस्तान। फिर हेलीकॉप्टर के अफगानिस्तान में प्रवेश करते ही पाकिस्तान का F-15 वापस लौट गया। सबने चैन की सांस ली। फिर जब हेलीकॉप्टर ने अफगानिस्तान के जलालाबाद में लैंड किया तो व्हाइट हाउस में खुशी का माहौल छा गया, क्योंकि अब जाकर मिशन कंप्लीट हुआ था। अब फाइनली पिछले 10 सालों की मेहनत और प्लानिंग रंग लेकर आई। फिर प्रेसिडेंट ने सब लोगों को बधाई दी। फिर अगले दिन सुबह बराक ओबामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। फिर ओबामा एक लंबे से गलियारे से होते हुए माइक के पास आए और वहां लगे कैमरों में भाषण दिया। अमेरिका ने अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को खत्म कर दिया है। अमेरिका की एक छोटी सी टीम ने असाधारण साहस और क्षमता के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। किसी भी अमेरिकन को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लगभग 10 साल पहले अमेरिका के इतिहास में अमेरिका की जनता पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था और तब से लेकर अब तक बहुत सारे ऑफिसर्स ने इस मिशन पर काम किया और आज मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका की जनता के सामने ना ही उनका नाम आया है और ना ही उनका काम आया है, लेकिन आज रात उन्हें अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा होगा कि उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल चुका है। थैंक यू सो मच। फिर उस रात लैफियट पार्क में बहुत सारे लोग जमा हो गए। वो सब लोग नारे लगा रहे थे, यूएसए यूएसए। लादेन को मारकर अमेरिका ने ट्रेड टावर में मरे लोगों के घर वालों को इंसाफ दिलाया था। फिर अगले दिन प्रेसिडेंट ने फैसला किया कि लादेन की लाश को हिंद महासागर में ले जाया जाएगा और मुस्लिम तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन अंत में उसे समुद्र में डाल दिया गया, क्योंकि अगर उसको दफनाया जाता तो लोग उसका मकबरा बना देते। दुनिया भर में दहशत फैलाने वाला वो शख्स आज कफन में लिपटा हिंद महासागर में कहीं डूब गया। जब अंत में मरना ही है तो क्यों लोग एक दूसरे को चैन से जीने नहीं देते और ना ही खुद जीते हैं। 9/11 के बाद अमेरिका के ऊपर कभी भी इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। लादेन की मौत के बाद अलकायदा के सभी बड़े लीडर्स को या तो पकड़ लिया गया या फिर मार दिया गया, लेकिन हकीकत ये है कि लादेन जीत गया, क्योंकि उसने अमेरिका को कमजोर कर दिया था। इस ऑपरेशन में अरबों डॉलर खर्च कर दिए गए। अफगानिस्तान और इराक में चली लंबी लड़ाई के कारण अमेरिका के लोगों में मतभेद पैदा हो गए और उसका असर आज भी दिखता है। लादेन की मौत के साथ आतंकवाद का एक चैप्टर तो क्लोज हो गया था, लेकिन ये कहानी अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, आपको ये डॉक्यूमेंट्री मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।